नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज यूक्रेन युद्ध का एक नया वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि जेलेंस्की की फौज ने अचानक एक मोर्चे पर रूस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। ये ऐसी जगह है जहां से पुतिन के लिए पीछे हटना आत्मघाती साबित होगा। और इसके अलावा आज आपको यूक्रेन महायुद्ध में रफाल फाइटर जेट की एंट्री की पूरी रिपोर्ट भी आज देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए पुतिन ने ऐसा कौन सा बटन दबा दिया है जिसकी वजह से जेलेंस्की पर अब महाप्रलय मंडरा रहा है। एक सैनिक 80 मिलीमीटर का एक रॉकेट लेकर आता है और उसे हेलीकॉप्टर के गन पॉड में लोड कर दिया जाता है। ये जेलेंस्की की फौज का हेलीकॉप्टर है और ये बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो रहा है। हेलीकॉप्टर की विंडशील्ड से बर्फ हटाई जा रही है ताकि हमले के वक्त टारगेट साफ साफ नजर आए। ये है यूक्रेन की फौज का Mi-17 हेलीकॉप्टर और उसके साथ में है दूसरा Mi-8 हेलीकॉप्टर। ये जेलेंस्की के पास ज्यादा नहीं बचे, लेकिन जो हैं वो अब रूस के ठिकानों पर बमबारी के लिए तैयार हैं। बाकी हेलीकॉप्टर्स के इंजन को जांचा जा रहा है, हमले से पहले कोई तकनीकी दिक्कत ना आए। इस वक्त Mi-17 हेलीकॉप्टर को इसीलिए चेक किया जा रहा है। यूक्रेन के पास युद्ध से पहले 15 Mi-8 हेलीकॉप्टर थे। कई रूस के हमले में मारे भी गए। वहीं युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने भी यूक्रेन को 11 Mi-17 हेलीकॉप्टर सप्लाई की। Mi-17 रूस में बना हेलीकॉप्टर है। ऐसे में ये यूक्रेन कैसे पहुंचा, इसके बारे में आगे बताएंगे। पहले देखिए कि इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जेलेंस्की कैसे और कहां कर रहे हैं और उसका नुकसान पुतिन को कैसे उठाना पड़ रहा है। सबसे पहले देखिए बखमुत का मोर्चा। बखमुत वो फ्रंट है जो डॉनबास के दो बड़े सेंटर लुहांस्क और डोनेस्क के पास है। बखमुत लुहांस्क से 100 किलोमीटर पश्चिम में है, जबकि डोनेस्क इसके दक्षिण में 75 किलोमीटर की दूरी पर है। Сьогодні чергове засідання Ставки. Головна увага – ситуація на Донеччині і Луганщині. Саме в тих напрямках, які зараз найгарячіші. Бахмут і Солидар, Креміна і Сватово, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Солидарі, все одно результатом цієї важкої тривалої битви стане звільнення усього нашого Донбасу. डॉनबास के इस इलाके में लड़ाई बहुत खतरनाक चल रही है। डोनेस्क के आसपास जब से यूक्रेन ने दबाव बढ़ाया है, रूस की फौज की चूलें हिल गई हैं। प्रेशर इतना ज्यादा है कि रूस ने अपनी आर्टिलरी का इस्तेमाल तेज कर दिया है और अब रूस की तरफ से बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделениям вооруженных сил Украины по всему участку линии боевого соприкосновения. ये रूस की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी MSTA है, जिसमें 155 मिलीमीटर की तोप लगी है। ये लगातार यूक्रेन की पोजीशन पर बमबारी कर रही है। ये 30 किलोमीटर की रेंज तक गोला दागती है और हर मिनट में ये ऐसे 8 गोले दाग सकती है। यूक्रेन को इसकी पोजीशन का पता न लगे, इसलिए फौरन अपना ठिकाना भी बदलती है। पुतिन इसी फायर पावर के साथ यूक्रेन को रोकना चाहते हैं। लेकिन ऐसी चलते फिरती तोप के लिए बड़ा खतरा यूक्रेन के हेलीकॉप्टर बन गए हैं। जेलेंस्की के इस Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर का वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें भी जेलेंस्की वाला जोश साफ साफ नजर आ रहा है। एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट से लैस ये हेलीकॉप्टर उड़ने वाला टैंक कहा जाता है और पुतिन की ग्राउंड फोर्स को खत्म करने के लिए ये बहुत बड़ा हथियार है। जब ये हेलीकॉप्टर दुश्मन की जमीनी फौज को नजर आता है,
तब उनके पास छुपने या फिर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इस हेलीकॉप्टर की फायर पावर के बारे में ज़ेलेंस्की भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ऐसी फायर पावर पर उनको बहुत भरोसा है। ये एक छोटे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और अटैक हेलीकॉप्टर का मिला जुला रूप है, लेकिन इसमें इतना असलहा लोड किया जा सकता है जो किसी भी दुश्मन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा। सोवियत रूस के दौरान बना यह हेलीकॉप्टर यूक्रेन के पास भी है। सीरिया ने इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बहुत खूबी के साथ ISIS के खिलाफ किया है। भारत के पास भी ऐसे कई हेलीकॉप्टर हैं जो पठानकोट में तैनात हैं। ज़ेलेंस्की अब ऐसी ही फोर्स के साथ उन इलाकों को वापस हासिल करना चाहते हैं जिन पर रूस का कब्जा है। खेरसौन में मिली जीत से उनका जोश अब भी हाई बना हुआ है और अब वो उसी जीत को बखमुत में दोहराना चाहते हैं। А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйновано, життя майже не залишилось, і тисячі їхніх людей втрачені. Вся земля під Солидаром в трупах окупантів і в шрамах від ударів. ज़ेलेंस्की की हवाई फोर्स को काबू में करने के लिए और यूक्रेन के हेलीकॉप्टर पर लगाम लगाने के लिए पुतिन ने एयर डिफेंस सिस्टम को चुस्त कर दिया है। डॉनबास के आसपास रूस के जितने अड्डे हैं वहां पेंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम की गन 24 घंटे एक्टिव रखी गई है। ये नीचे उड़ते हुए टारगेट यानी हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को 4 किलोमीटर की रेंज तक तबाह कर सकती है। हालांकि रूस की फोर्स अब यूक्रेन की तोपों को भी टारगेट कर रही है, क्योंकि हाई मार्च के बाद अब सर्द मौसम में यूक्रेन ने M777 तोप से बमबारी तेज कर दी है। В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Верхнекаменска и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожены 2 радиационные станции контрбатарейной борьбы производства США. В районе населенного пункта Ивановка Луганской Народной Республики на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США. बखमुत के मोर्चे पर युद्ध कितना घमासान चल रहा है, इसके लिए यूक्रेन के इस ऑपरेशन थिएटर से आया वीडियो देखिए। यहाँ एक सैनिक की जान बचाने की आखिरी कोशिश की जा रही है। डॉक्टर और दूसरे पैरामेडिक्स हर उपाय करते हैं, लेकिन आखिर में वो मौत के आगे हार ही जाते हैं। Тому що, на жаль, незважаючи на втрати ворога, на героїзм наших бійців, так само є втрати і в нас, і, звичайно, боляче. यूक्रेन का दावा है कि रूस के 1 लाख से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं, लेकिन जमीन पर उसकी अपनी तस्वीर भी बहुत डराने वाली है। बखमुत में रूस की फौज बहुत खतरनाक हमले कर रही है और यही वजह है कि इस ऑपरेशन थिएटर में एक के बाद एक सैनिक की जान बचाने की कोशिश नाकाम हो रही है। Ми робимо все до кінця, щоб то життя врятувати і щоб по можливості не тільки врятувати життя, а й відправити на лікування, щоб боєць все-таки мав шанс на вижити і одужати. अब डॉनबास से आगे आपको लेकर चलते हैं उत्तरी यूक्रेन की तरफ और दिखाते हैं कि खार्किव और उसके आसपास सुमय में पुतिन ने कितना खतरनाक हमला किया है। खार्किव के पास हुई इस तबाही की तस्वीरें देखिए। पुतिन की आर्टिलरी फोर्स ने यहाँ इतने रॉकेट दागे कि पूरा इलाका जलने लगा। इस हमले में 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिसमें एक 13 साल की बच्ची भी है। खार्किव को लेकर पुतिन बहुत जज्बाती हैं और यहाँ युद्ध की शुरुआती दौर में मिले झटके के बाद वो इस जगह पर बार बार कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखिए खार्किव के साथ साथ सुमय शहर में क्या तबाही रूस की फौज ने मचाई है। खार्किव से 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में सुमय में पुतिन की फौज ने एक ही दिन में 94 बार हमला किया। इन हमलों के बाद ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस के हुए हमलों में सुमय के 4 इलाकों में भारी तबाही हुई। लेकिन समझने वाली बात है, खार्किव में हार का स्वाद चखने वाले पुतिन ने इस बार सुमय को क्यों निशाना बनाया। इसका जवाब है यूक्रेन का नक्शा।
सुमय खार्किव से करीब तो है ही, सुमय में जहां हमला हुआ वो भी रूसी बॉर्डर के बहुत पास है, यानी सुमय पर चढ़ाई करना आसान है। अगर सुमय पर एक बार पुतिन की सेना ने जीत हासिल कर ली तो खार्किव पर दोबारा चढ़ाई आसान हो जाएगी। यही वजह है कि खार्किव के साथ साथ पुतिन की सेना ने सुमय पर हमला तेज कर दिया। रूस की फौज धीरे धीरे यूक्रेन के पूरे पूर्वी हिस्से को अपने कब्जे में करके उत्तर की तरफ बढ़ना चाहती है और उसका फाइनल टारगेट कैपिटल कीव ही है। ज़ेलेंस्की का जिस फोर्स पर ताजा भरोसा बढ़ा है वो उनके हेलीकॉप्टर ही हैं। इन तस्वीरों को देखकर भले ही ज़ेलेंस्की को राहत पहुंची होगी, लेकिन उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि रूस से लड़ने के लिए उन्हें उस हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ेगी जिसका इस्तेमाल अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ करने वाला था। ज़ेलेंस्की को जो हेलीकॉप्टर दिया गया है वो सोवियत संघ का ही डिजाइन किया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए इसे लिया था, लेकिन अब रूस का ये हेलीकॉप्टर रूस के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा रहा है। Mi-17 रूस में बना हेलीकॉप्टर है जो यूक्रेन की सेना भी इस्तेमाल करती आई है। इसका इस्तेमाल फौज को ट्रांसपोर्ट और भारी हथियारों को पहुंचाने के लिए होता है। ये हेलीकॉप्टर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है और 4000 किलो वजन तक लेकर उड़ सकता है। अमेरिका ने इससे पहले भी 5 Mi-17 हेलीकॉप्टर यूक्रेन को दिए थे। हालांकि रूस ने बहुत हद तक यूक्रेन की वायुसेना और उसके तमाम एयर एसेट्स को तबाह कर दिया है। ऐसे में यूक्रेन को मिलने वाले Mi-17 हेलीकॉप्टर भी कब तक कामयाबी से अपने ही आसमान में ऑपरेट कर पाएंगे, इसे लेकर ज़ेलेंस्की को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि पुतिन के पास इसे लेकर एक नया प्लान भी है। यूक्रेन में अमेरिका के हेलीकॉप्टर का जवाब देने के लिए रूस के भी कई खतरनाक हेलीकॉप्टर तैयार हैं। रूस के पास टैक्टिकल सपोर्ट वाले Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर 300 से भी ज्यादा हैं, जो स्पेशल फोर्स को फ्रंट पर पहुंचाते हैं। ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में रूस की ये सबसे भरोसेमंद मशीन कही जाती है। इस वक्त रूस के ये सभी हेलीकॉप्टर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन कर रहे हैं। इनके हमले 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन चल रहे हैं। रूस की फौज लगातार काम कर रही है। ये व्लादिमीर पुतिन की सबसे भरोसेमंद मशीन है और इनके बिना वो यूक्रेन के ऑपरेशन में कामयाबी की उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो यूक्रेन महायुद्ध में रफाल की एंट्री भी हो गई है। बाल्टिक सागर में भी नेटो और रूस की सेनाओं के बीच जंग के हालात यहां पर बन रहे हैं। फ्रांस के रफाल फाइटर जेट का दस्ता एक हफ्ते में रूस के विमानों को 16 बार यहां पर खदेड़ चुका है। सवाल यह है कि रफाल को आखिर कैसे रोकेगा रूस? क्या पुतिन भी रफाल की रेंज में आ गए हैं? और जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आज मिलने जा रहा है। ये वीडियो रूस के खिलाफ फ्रांस के राफाल की एंट्री का वीडियो है। इस वीडियो को देखते जाइए और तय करते जाइए रूस के खिलाफ नेटो ने कितनी ताकतवर घेराबंदी कर रखी है। ये वीडियो रूस के लड़ाकू विमान को पीछा करते हुए राफाल विमान का है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि राफाल रूस के लड़ाकू विमान के कितने करीब है। कैसे रूस के लड़ाकू विमानों को घेरने के लिए राफाल भी आसमान में गरज रहा है। रूस के विमानों के एक्शन पर ऐसे ही नजर रखने के लिए नेटो ने राफाल को काम पर लगा दिया है। एक हफ्ते में रूस के विमानों का राफाल ने 16 बार पीछा किया है। वहीं एक महीने में राफाल विमानों ने रूस के विमानों का पीछा और निगरानी के लिए 60 बार उड़ान भरी है। रूस के विमानों के खिलाफ राफाल के ये तमाम मिशन नेटो बाल्टिक एयर पुलिसिंग प्रोग्राम के तहत किए गए।
4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट फ्रांस का सबसे आधुनिक जहाज है। इसमें लगा AESA रेडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार इसे एक साथ कई टारगेट को ट्रैक करने और उन पर हमला करने की ताकत देता है। रेडार के कंप्यूटर सिस्टम को भारत की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। रिफ्यूलिंग के साथ 3700 किलोमीटर की रेंज राफाल को बड़े दायरे में ऑपरेशन करने की खूबी देती है। राफाल की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक तो रफाल में लगी मिसाइल हैं। इसमें लगी मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमान को खत्म कर सकती है, जबकि स्कैल्प क्रूज मिसाइल 500 किलोमीटर दूर ठिकाने को तबाह कर सकती है। नेटो बाल्टिक एयर पुलिसिंग अभी नेटो के सदस्य देश पोलैंड और लिथुआनिया के जिम्मे है। बाल्टिक एयर पुलिसिंग का मकसद लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के हवाई इलाकों की रक्षा करना है। इसी मिशन के लिए नेटो के 30वीं फाइटर विंग के 4 राफाल फाइटर जेट लिथुआनिया में तैनात हैं। इन राफाल विमानों के जिम्मे रूस की मुख्य भूमि और कलिनिनग्राद से उड़ने वाले रूस के लड़ाकू विमानों से बाल्टिक देशों की हवाई इलाकों की रक्षा है। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से रूस और नेटो के बीच तनाव चरम पर है। रूस की मुख्य भूमि से कलिनिनग्राद तक जाने वाली रेल लाइन लिथुआनिया से होकर जाती है। यूक्रेन युद्ध के बाद लिथुआनिया में इस लाइन को बंद कर दिया गया था, जिससे पुतिन का पारा हाई हो गया और लिथुआनिया रूस के टारगेट पर आ गया है। रूस का कलिनिनग्राद शहर पोलैंड और लिथुआनिया से सीमा साझा तो करता ही है। एस्टोनिया और लातविया रूस की मुख्य भूमि से सीमा साझा करते हैं और इन दोनों देशों में मौजूद नेटो के ठिकाने भी यहाँ से काफी करीब हैं। यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद से ही बाल्टिक देश डरे हुए हैं। उन्हें रूस के हमले का डर सताता रहता है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। रूस के पास दुनिया में सबसे अधिक तादाद में परमाणु बम है। रूस ने अपना बहुत बड़ा परमाणु जखीरा कलिनिनग्राद में जमा कर रखा है। कलिनिनग्राद से रूस के हमलों को कंट्रोल करने के लिए पड़ोसी नेटो देश कितनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, इसे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले रूस के उन हवाई हमलों को देख लीजिए जिस वजह से रूस के पड़ोसी देश खौफ में हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस की एयरफोर्स ने 24 घंटे में यूक्रेन के 5 लड़ाकू विमानों को हवा में तबाह कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल इगोर कोनाशेंकोव के मुताबिक रूस के एयरफोर्स का पहला निशाना बना यूक्रेन का Su-27 लड़ाकू विमान, दूसरा निशाना बना यूक्रेन का Su-24 लड़ाकू विमान, तीसरा निशाना बना यूक्रेन का Su-25 लड़ाकू विमान, चौथा निशाना भी यूक्रेन का Su-25 लड़ाकू विमान ही बना, पांचवा निशाना बना यूक्रेन का MiG-29 लड़ाकू विमान। रूस के रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के Su-27 को खार्किव में मार गिराया। वहीं Su-24 यूक्रेनी विमान निकोले पोलिये में, वहीं Su-24 डॉनबास में निशाना बना तो MiG-29 डोनेस्क में तबाह किया गया है। रूस के हालिया हवाई एक्शन ने भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों को सचेत कर दिया है। इन देशों की खौफ का सेंटर पॉइंट है रूस का कलिनिनग्राद। कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर से लगा है। कलिनिनग्राद 223 किलोमीटर के इलाके में फैला है। रूस की नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय भी कलिनिनग्राद में है। माना जाता है कि कलिनिनग्राद में रूस ने परमाणु हथियार भी लगा रखे हैं। दुनिया देख चुकी है कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने कलिनिनग्राद में ही परमाणु हमले का अभ्यास किया था। रूस की कई परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां इस बेस पर तैनात रहती हैं। ऐसे में कलिनिनग्राद के पड़ोस में मौजूद नेटो देशों को रूस के हमलों का खौफ सताता रहता है। नेटो कई बार आरोप लगा चुका है
कि रूस नेटो देशों के साथ अपने सभी पड़ोसी देशों का रेडार नेटवर्क जैम करने की योजना बना रहा है। ये काम कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन रूस की सेना के पास ऐसी तकनीक मौजूद है। ऐसा करने से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को पूरी तरह से घेर लेगा। पूर्वी छोर पर तो इन तीनों देशों की सेनाएं रूस या बेलारूस से लगती ही हैं। पश्चिम छोर पर बाल्टिक सागर में पहुंचकर इन तीनों देशों को रूस की सेना घेर सकती है। यही वजह है कि तीनों बाल्टिक देशों के साथ साथ पोलैंड अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। बाल्टिक देशों में नेटो ने अपनी चौकसी को और कड़ा कर दिया है। अमेरिका के मशहूर अखबार में छपी एक खास रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर यूक्रेन में रूस की सेना को कामयाबी मिलती है तो पुतिन की सेना यूक्रेन तक ही नहीं रुकेगी। पुतिन का प्लान नेटो में शामिल लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भी कब्जा जमाने का हो सकता है। दावा किया गया है कि यूक्रेन में अगर जीत मिलती है तो जीत के बाद पुतिन का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच जाएगा और इसके बाद वो पूर्वी यूरोप के कई और देशों को भी अपना निशाना बना सकते हैं। इसकी आशंका इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि पुतिन क्राइमिया और जॉर्जिया पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। साथ ही अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए वो पड़ोसी देशों के तानाशाहों के साथ गठजोड़ बना रहे हैं। पुतिन का प्लान रूस, यूक्रेन, बेलारूस को मिलाकर एक नया यूनियन स्टेट बनाने का है जिसका पावर सेंटर मॉस्को होगा। दरअसल पुतिन की मंशा सोवियत यूनियन की वापसी कराने की है, जिसमें पहले यूक्रेन तो शामिल ही था। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी उसका हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के बाद जो सबसे बड़ा देश बना वो यूक्रेन है। इसलिए दावा किया गया है कि सोवियत संघ की घर वापसी के प्लान में पुतिन का पहला निशाना यूक्रेन बना है। यूक्रेन के बाद बाल्टिक देशों का नंबर आ सकता है। 2004 में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया नेटो में शामिल हो गए। आज की तारीख में तीनों देशों में मौजूद नेटो के सैन्य ठिकाने रूस के लिए खतरा बने हुए हैं। रूस के इस मिशन को आगे बढ़ाने में कलिनिनग्राद बहुत ही अहम साबित होगा, क्योंकि कलिनिनग्राद दक्षिण में पोलैंड से जुड़ा है और उत्तर में इसकी सीमा लिथुआनिया से जुड़ती है। यही वजह है कि रूस से संभावित टकराव के लिए पोलैंड भी बहुत बड़ी सैन्य तैयारी कर रहा है, जिसका पहला चरण अमेरिका से अब्राम टैंक की पहली डिलीवरी है। तस्वीरें देखते जाइए और तय करते जाइए कि ये टैंक कितना ताकतवर है। ये रणभूमि में क्या क्या कर सकता है। इस टैंक के वीडियो को जारी करने के पीछे अमेरिका की रणनीति रूस को डराना ही है। अमेरिका से आए ये टैंक पोलैंड पहुंचे हैं। पोलैंड अब इन टैंकों का इस्तेमाल करेगा। पोलैंड ने अमेरिका से 250 अब्राम टैंक का करार किया है। रूस से सैन्य खतरे से निपटने के लिए ही पोलैंड ने एक साथ इतने अब्राम टैंक खरीदने का फैसला किया है। यही वजह है कि पोलैंड अमेरिका से मिलने वाले अब्राम टैंक को रूस से लगी सीमा पर लगाने वाला है। पोलैंड रूस के मुख्य भूमि से काफी दूर है। इसके बावजूद पोलैंड की सीमा से सटे कलिनिनग्राद पर रूस का नियंत्रण है। कलिनिनग्राद से पोलैंड 232 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और अब्राम टैंकों को कलिनिनग्राद से लगे बॉर्डर पर तैनात करने वाला है। साथ ही पोलैंड की 418 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के सहयोगी बेलारूस से भी लगती है। पोलैंड को आशंका है कि युद्ध की स्थिति में रूस बेलारूस के रास्ते ही पोलैंड पर हमला कर सकता है। ऐसे में अब्राम टैंकों को बेलारूस बॉर्डर पर भी तैनात कर सकता है। पोलैंड को आशंका है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पोलैंड पर अटैक कर सकते हैं। यही वजह है कि पोलैंड ने रूस की सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए अमेरिका से दुनिया के सबसे घातक टैंक कहे जाने वाले अब्राम खरीदकर अपनी सीमाओं पर तैनात कर रहा है। पोलैंड के रक्षा मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे मारियोस ब्लासजाक का बयान बहुत बड़ा संकेत दे रहा है।
पोलैंड के सशस्त्र बलों को मजबूत कर रहे हैं। हम पोलैंड की फौलादी सेना को मजबूत कर रहे हैं ताकि वो आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ा सके। पोलैंड और अमेरिका के बीच सहयोग पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, खास तौर पर नेटो के अंतर्गत आने वाले देशों को। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है। पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी हुई है। ऐसे में पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता पोलैंड से ही होकर जाता है। यही वजह है कि पुतिन पोलैंड को लेकर गुस्से में है और पुतिन के गुस्से से बचने के लिए पोलैंड अपना शस्त्रागार भर रहा है। पोलैंड पहले ही अमेरिका के साथ 250 M1 अब्राम टैंक का करार कर चुका है और अब 96 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। पोलैंड ने दक्षिण कोरिया को भी 48 हल्के लड़ाकू जेट FA-50 और 180 K2 टैंक की डिलीवरी का ऑर्डर दे चुका है। पुतिन की सेना अगर पोलैंड की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करेगी या फिर बाल्टिक देशों को टारगेट बनाएगी, ऐसी सूरत में उनका मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा, क्योंकि इस हमले का मतलब होगा नेटो पर हमला और नेटो से लड़ने का सीधा मतलब है लिथुआनिया में तैनात राफाल लड़ाकू विमानों से हमले को झेलना। दुनिया में 2 फाइटर जेट्स की लड़ाई होने वाली है और अब चीन की नजर इसी लड़ाई पर आकर टिक गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है चीन का डर, चीन का खौफ, क्योंकि इनमें से एक फाइटर जेट चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इस रिपोर्ट को गौर से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि शी जिनपिंग को किस फाइटर जेट से आखिर इतना खौफ सता रहा है। कैलेंडर में महीना दर महीना तारीखें बदलती रही और साल 2022 खत्म हो गया, लेकिन 2022 की शुरुआत से ही दुनिया यूक्रेन में जंग से हो रही तबाही की जिन तस्वीरों को देखकर खौफजदा थी, वो सिलसिला 2023 में भी बदस्तूर जारी है। इसके अलावा यूक्रेन जंग के दौरान दुनिया एशिया के एक बड़े और ताकतवर मुल्क चीन के रवैये से भी हैरान और परेशान है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक तरफ चीन कोरोना संकट से बेहाल है और दूसरी तरफ वो ताइवान और जापान को लेकर लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन न जाने कितनी बार ताइवान के आसपास लाइव फायर ड्रिल कर चुका है, लेकिन अब तो उसने एक कदम आगे बढ़कर जापान को भी धमकाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन की नेवी ने 16 दिसंबर से 26 दिसंबर 2022 तक प्रशांत महासागर में जापान के ओकिनावा और मियाको इलाके के पास एक बड़ा युद्धाभ्यास भी किया था। इस युद्धाभ्यास में चीन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग भी शामिल था। शायद जापान को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए एक युद्धाभ्यास काफी नहीं था, लिहाजा चीन की नौसेना ने रूसी नेवी के साथ दक्षिण चीन सागर में 22 दिसंबर 2022 को एक बड़े वॉर ड्रिल में हिस्सा लिया। चीन का ये पैंतरा देखकर और ड्रैगन को उसी के अंदाज और जुबान में जवाब देने के लिए जापान ने अब भारत की मदद ली। खबर के मुताबिक जापान और भारत पहली बार जॉइंट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। वीर गार्डियन नाम की ये एक्सरसाइज जापान में उसके हयाकुरी और सयामा एयर बेस पर 16 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगी। वीर गार्डियन नाम की ये एक्सरसाइज जापान में उसके हयाकुरी और सयामा एयर बेस पर 12 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगी। खबर के मुताबिक इस एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत की तरफ से 4
Su-30 MKI फाइटर जेट बीच हवा में ईंधन भरने वाला एक IL-78 विमान, 2 स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर 3 के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के 150 लड़ाके हिस्सा लेंगे। इंडियन एयरफोर्स की पहली फाइटर जेट महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी भी इस संयुक्त हवाई अभ्यास में शामिल होंगी। वहीं इस एक्सरसाइज में जापान की तरफ से उसकी वायुसेना के 4 F-2 और 4 F-15 फाइटर जेट हिस्सा लेंगे। वीर गार्डियन के दौरान दोनों देशों के फाइटर जेट्स मल्टी डोमेन एयर कॉम्बैट मिशन एक्सरसाइज करेंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस एयर वॉर ड्रिल से दोनों देशों की टैक्टिकल एयर कॉम्बैट स्किल बेहतर होंगी। भारत और जापान के बीच ये पहली जॉइंट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज ऐसे वक्त पर हो रही है जब चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। भारत और जापान के बीच ये पहला संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास होगा। दोनों देशों की आर्मी और नेवी तो संयुक्त युद्धाभ्यास करती ही आई है। सितंबर 2022 में जिमेक्स यानी जापान इंडिया मैरीटाइम बाइलैटरल एक्सरसाइज हुई थी। इसके अलावा जापान की नेवी ने मार्च 2022 में विशाखापत्तनम में हुए एक बहुराष्ट्रीय मिलन नौसैनिक अभ्यास में भी हिस्सा लिया था। मतलब साफ है कि जापान और भारत ने मिलकर एक बार फिर ड्रैगन को भी लाउड एंड क्लियर मैसेज देने का इरादा बना लिया है। वैसे भी हिंद प्रशांत महासागर इलाके में क्वाड के ये दोनों देश यानी जापान और भारत चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े हैं। भारत और जापान के बीच पहली एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज चीन को एक सीधा संदेश है कि अगर उसने किसी भी तरह की कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं है। वीर गार्डियन ही नहीं बल्कि चीन और उसके अलावा रूस के लिए भी एक बुरी खबर सामने आई है। चीन और रूस के लिए यह खबर अमेरिका के नए और अपग्रेडेड फाइटर जेट F-15EX-2 की शक्ल में सामने आई है। अमेरिकी वायुसेना का दावा है कि उसने अपने F-15EX-2 फाइटर जेट को पहले से और भी ज्यादा घातक और भी ज्यादा खतरनाक बना लिया है। वैसे भी दुनिया के तमाम देश अमेरिका के F-15 फाइटर जेट का लोहा मानते हैं, लेकिन अब इसके अपग्रेडेड वर्जन ने तो इसे और भी खतरनाक बना दिया है। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक नवंबर 2022 में उसके एग्लिन एयरबेस से 2 F-15 ईगल 2 ने एक बेहद खास परीक्षण के लिए उड़ान भरी थी और इस परीक्षण के दौरान गल्फ ऑफ मैक्सिको की टेस्ट रेंज में दोनों ही F-15 ईगल 2 ने अपने स्टेशन 1 और स्टेशन 9 से मीडियम रेंज की 2 AIM-120 एयर टू एयर मिसाइलें दागी थी। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक ये पहली बार है कि जब उसके किसी फाइटर जेट ने स्टेशन 1 और स्टेशन 9 से एयर टू एयर मिसाइलें दागने में कामयाबी हासिल की है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सफल परीक्षण के बाद F-15EX-2 अमेरिकी एयरफोर्स का सबसे ज्यादा मिसाइलें ले जाने वाला फाइटर जेट भी बन गया है। यानी F-15EX-2 को अब 8 के मुकाबले 12 एयर टू एयर मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। ये बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि F-15EX-2 के पंखों के नीचे मिसाइलों के लिए 8 की जगह अब 12 हार्ड पॉइंट है। इसके अलावा F-15EX-2 का अपग्रेडेड वर्जन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है। यही नहीं, F-15EX-2 को ओपन मिशन सिस्टम आर्किटेक्ट के तहत डिजाइन किया गया है, यानी इसे मिशन की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जा सकता है। आपको यहाँ ये बताना जरूरी है कि अमेरिकी वायुसेना के तमाम फाइटर जेट भी इतनी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें कैरी नहीं कर सकते। दरअसल अमेरिकी एयरफोर्स के F-16 फाइटिंग फैल्कन 6 एयर टू एयर, F-22 रैप्टर 8 एयर टू एयर, F-35A लाइटनिंग 2 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर 6 एयर टू एयर मिसाइलें ले जा सकते हैं, जबकि F-15EX-2 को अब
12 एयर टू एयर मिसाइलों से लैस किया जा सकेगा। F-15EX-2 को मल्टी रोल फाइटर जेट माना जाता है और ये लड़ाकू विमान अमेरिकी एयरफोर्स की ताकत की पहचान बन चुका है। आम भाषा में इसे ईगल भी कहा जाता है। F-15EX-2 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और ये 2 सीटर जेट है, यानी इसे 2 पायलट उड़ाते हैं। ये जंगी जहाज हर तरह के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी लंबाई 63.9 फीट, विंग स्पैन 42.9 फीट और ऊंचाई 18.6 फीट है। ये 2.5 मैक की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। F-15EX-2 की कॉम्बैट रेंज 1700 किलोमीटर है और इसकी स्ट्राइक रेंज 2222 किलोमीटर है। F-15EX-2 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 20 mm की गैटलिंग कैनन भी फिट है। F-15EX-2 परमाणु मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। इतना